नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वनाम, पहले तो बेटा आप एक बात जान लीजिए, सर्वनाम का मतलब सबका नाम। ठीक है, सबका नाम यानी कि जिसका आपको पता भी नहीं है उसे उसका नाम भी सर्वनाम है। अब देखते हैं कैसे है, क्योंकि देखिए यदि हम सर्वनाम को का विच्छेद करेंगे तो सर्व मतलब सबका और नाम तो नाम है ही, तो यानी कि जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। चलिए देखते हैं बेटा कैसे है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। देखिए बेटा, इसने क्या बताया आपको, मैंने क्या कहा था, सर्वनाम यानी कि सबका नाम। जो शब्द यानी कि ऐसा शब्द किसी का कोई भी नाम हो, यदि हम उसे प्रयोग करेंगे तो हमें साफ साफ दूसरों को भी पता चलेगा कि हम उसे ही संबोधित कर रहे हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये एक सिंपल सी साधारण सी परिभाषा, इसे आप रट लीजिए। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को, यानी कि यदि संज्ञा किसी का नाम है, जैसे आप रीना है, तो आपको यदि रीना से बात करनी है या किसी और से रीना के बारे में बताना है, तो आप बार बार रीना रीना नहीं करेंगे। आप एक बार रीना कहके बाद में उसे वह, वे, उन्हें ऐसे कहकर लोगों को संबोधित किया जा सकता है। तो ये वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है, और जो संज्ञा है उसकी बार बार पुनरावृत्ति यानी कि बार बार आने से उसे रोकता है। चलिए देखते हैं, जैसे आप देखिए इस पैराग्राफ में, आप देखिए रमा एक धार्मिक महिला है। ठीक है, क्या नाम है इसका, रमा। हमने रमा के बारे में बात की कि रमा क्या है, एक धार्मिक महिला है। अब हमने आगे बढ़ी, रमा हर रोज मंदिर जाती है। जब हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है या अनुच्छेद पढ़ना है तो हम कह रहे हैं रमा एक धार्मिक महिला है, और हमने क्या करा, हमने दोबारा रमा नहीं कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा वह। रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है। रमा का पति एक सज्जन है। अब रमा का पति, हम बार बार रमा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम रमा को काटेंगे और हम कहेंगे उसका पति। रमा की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे उसका पति एक सज्जन है। अब देखिए रमा का पति भी हर रोज मंदिर जाता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रमा की जगह उसका। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे पढ़ते हैं। रमा एक धार्मिक महिला है, हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, हमने क्या कहा, वह। मैंने क्या कहा था, वह। सर्वनाम मतलब सबका नाम, तो हमने वह नाम दे दिया। हमने क्या किया, रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है, उसका पति एक सज्जन है, और उसका पति भी हर रोज मंदिर जाता है। यानी कि हमने बार बार रमाना कहकर वह, उसका, इन शब्दों से रमा उसे संबोधित किया। तो बेटा इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। और ये देखिए रमा क्या थी, रमा संज्ञा थी। ठीक है, और हमने रमा के स्थान पे क्या रखा, हमने उसका रखा। यहाँ रमा के स्थान पे हमने उसका रखा, और यहाँ हमने वह रखा। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखिए सर्वनाम के भेद, प्रयोग, व्याकरण के आधार पर बेटा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला सर्वनाम कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, निज से आपको पता ही चल गया, जो अपने आप से संबंधित होता है। तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है बेटा आपका, जब निश्चय आए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता होगा। पांचवा होता है बेटा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपने क्या पढ़ा, सर्वनाम के भेद, प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब हमने सबसे पहले कौन सा सर्वनाम बताया था, हमने कहा था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह। ठीक है बेटा, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए देखते हैं बेटा उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है
उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा या हमारी। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसने कहा मैं, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। जब आप अपने बारे में, खुद के बारे में बात करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। ठीक है, यानी कि आप लगा लीजिए, ये आप हैं, ये कोई और है, और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा मैं। ठीक है, तो आप क्या हो गए बेटा, आप हो गए उत्तम पुरुष। कौन से पुरुष, जो बात कर रहे व्यक्ति अपने बारे में, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। अब देखते हैं ये कौन है, ये जो हमने दूसरी बार जिससे हम बात कर रहे हैं वो कौन है। दूसरा हमने बताया था मध्य पुरुष। वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उसे मध्य पुरुष कहते हैं। यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे मध्य पुरुष। अब देखिए, जैसे तू, आप, यदि कोई बड़ा होता है सामने हमारे तो हम उसे आप कहते हैं। ठीक है, तू, आप, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपकी। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाऊंगा, उसने कहा, फिर मैंने उस सामने वाले से पूछा तुम कब खाना खाओगे। ठीक है, तो जो सामने वाला है जिससे मैं पूछ रही हूँ वो क्या हुआ, मध्य पुरुष। मैं खाना खाऊंगा या तुम कब खाना खाओगे, यानी कि जो पूछ रहा है मैं तो खाना खाऊंगा, तुम कब खाना खाओगे। तो ये कौन हो गया, ये जो एक व्यक्ति था, ये जो एक पहला वाला व्यक्ति था, ये हो गया उत्तम पुरुष, क्योंकि ये पूछ रहा है मैं खाना खाऊंगा, तुम कब खाना खाओगे। ठीक है, और ये जो दूसरा व्यक्ति है बेटा, ये हो गया मध्य पुरुष। अब देखिए, तीसरा कौन सा, अन्य पुरुष। अब उसने कहा तीसरे के लिए, दूसरा ये होगा, तीसरे के लिए उसने क्या कहा, वह कब खाना खाएगा। यानी कि वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन हो गया, वो हो गया बेटा अन्य पुरुष। देखिए, जिस सर्वनाम में वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य का बोध होता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, इसका, उसका, इन्हें, उन्हें, आदि। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि मैं खाना खाऊंगा, तुम कब खाना खाओगे, और वह कब खाना खाएगा। तो ये मैं क्या हो गया, मैं हो गया बेटा उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्य पुरुष, और वह हो गया अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। वाक्य में प्रयोग देखिए, मैं खाना खाते समय बात नहीं करता, यानी कि अपने बारे में बात करी। तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो, यानी कि किसके, एक व्यक्ति तुमसे कह रहे हो, या आप किसी और से कह रहे हो कि तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। अब जब मैंने कहा तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तम पुरुष, और ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। और वह बाजार से कब आएगा, और वह क्या हो गया, अन्य पुरुष। ठीक है, और मैं क्या हो गया बेटा, आपका प्रथम पुरुष या उत्तम। इसे प्रथम पुरुष भी बोलते हैं बेटा, और उत्तम पुरुष भी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा होता है, जो हमने आपको बताया था, होता है निजवाचक सर्वनाम। निज से आपको समझ में आ रहा है, यानी कि अपने बारे में जहां बात हो रही है। जिस सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है, करता आपको पता है सब्जेक्ट, यानी कि आप यदि अपने बारे में बात कर रहे हो, करता है, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। देखिए, आपसे मतलब बेटा यहाँ आपसे है, ऐसे नहीं, आपसे, मध्य पुरुष से नहीं, खुद से, उत्तम पुरुष से, यानी कि मैं अपने बारे में, अपने आप के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे देखिए, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, जब मैं अपना काम स्वयं कर रही हूँ, किसी और से नहीं कह रही, तो वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। तुम रहने दो, यह कार्य मैं आप करूंगा, यानी कि तुम रहने दो, ये जो मैंने आप कहा, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया बेटा, यदि आपसे पूछा जाएगा मैं में और आप में, कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि तुम रहने दो, यह कार्य मैं आप करूंगा, ये कौन सा सर्वनाम, तो बेटा आप में कौन सा सर्वनाम है, ये है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा भेद है बेटा इसका, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक को निश्चित ज्ञान हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चय से आपको समझ में ही आ रहा है बेटा, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज। ठीक है, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक को निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह गाय मीठा दूध देती है, यानी कि आपको पता है हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि जो गाय मीठा दूध देती है। या वह लड़का बाजार गए, यानी कि कन्फर्म है इस बात के लिए कि वह लड़का बाजार गए। अब देखिए, इसमें बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपको बतानी है कि ये सर्वनाम हमेशा संज्ञा से पहले रखता है। देखिए, गाय से पहले है, गाय क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा ही है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लड़का क्या है, संज्ञा है।
ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा नहीं है बेटा कि आप सोचे कि केवल जातिवाचक संज्ञा ही आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आ सकती है। ठीक है, अब देखिए यह सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वह सर्वनाम है। ठीक है, तो यानी कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। चलिए, सर्वनाम के भेद। अब देखिए आपने निश्चयवाचक पढ़ा, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद पढ़िए। चौथा नंबर कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से हमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ठीक ठीक स्थिति का पता ना चले उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, अभी अभी आपके घर कोई आया है, ये देखिए बेटा, जहां पे कोई है, कोई मतलब पता नहीं है कौन आया है। दीदी ने बाजार से कुछ मंगाया है। अब जहां आपको पता ही नहीं है कि दीदी ने बाजार से क्या मंगाया है, आपको ये तो पता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर चीज, वस्तु नहीं पता है कि क्या मंगा लिया, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए, पांचवा भेद है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पे सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। अब देखिए, दीपक के घर कौन आया है, देखिए बेटा कौन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। या कल तुम्हारी माँ क्या कर रही थी, और प्रश्नवाचक सर्वनाम के आगे बेटा प्रश्नात्मक चिन्ह लगा होगा, आप इससे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कौन पूछा गया है, तो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां किसी से प्रश्न किया जा रहा हो, क्वेश्चन किया जा रहा हो। देखिए बेटा, सर्वनाम का आपका छठा भेद कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो। अब देखिए बेटा, जो सोवत है वो खोवत है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? जो और सो। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि ऐसा है कि यदि तुम करते तो सफल हो जाते। जहां एक चीज दूसरे से कनेक्ट हो, जहां एक चीज दूसरे से रिलेट हो, वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी कि देखिए वो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जहां एक चीज, जो पूरा सेंटेंस सर्वनाम से ही निर्धारित हो रहा हो, वहां कौन सा सर्वनाम होगा बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। यदि हम यहाँ से जो और सो हटा ले या जो और वो हटा ले तो ये क्या हो जाएगा? जो मेहनत करेगा सफल होगा, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो हम दूसरे को संदेश देना चाह रहे हैं, जो हम अपना थॉट बताना चाह रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। वो कब बता पाएंगे? जब हम जो और सो का प्रयोग करेंगे, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तब हम इसकी सुंदरता को भी बढ़ा पाएंगे। जैसे जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी कि हम प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति को कह रहे हैं कि यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो बेटा, ये आपका सर्वनाम कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। और यदि आपको व्याकरण से संबंधित अन्य पाठ भी पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।